भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पावन भूमि तिरुपति में आयोजित 13वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन की द्वितीय दिवस के उद्घाटन सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का ये विषय सत्र हमारी परंपरा, विज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। हमारे बीच देश विदेश से आई आदरणीय अतिथिगण उपस्थित है, जिनके ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन से यह महायज्ञ और भी दिव्य बन जाता है। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं एडवोकेट राजू गुप्ता, मुंबई हाई कोर्ट नेशनल लीगल एडवाइजर पीडीए, डॉक्टर मुकेश के आर मीना, चेयरमैन मुकेश्वर आयुर्वेदा, जेनीव, स्विट्जरलैंड, डॉक्टर बीमल चौधरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वेटरनेरियन एसोसिएशन, आचार्य मुरलीधर राव जी, हैदराबाद, आचार्य सुदर्शन सिंह जी, हैदराबाद, डॉक्टर चक्रवर्ती राघवन। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पवित्र भूमि तिरुपति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक वर्ष पंचगव्य विद्यापीठम एवं पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन संयुक्त रूप से भारत के विभिन्न पवित्र स्थलों पर पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन का आयोजन करता है। ये गव्यसिद्ध परिवार का गौरवशाली परंपरा बन चुकी है, जिसका उद्देश्य गोमाता आधारित चिकित्सा विज्ञान को बढ़ाना और विश्व तक पहुंचाना है। इसी प्रेरणादायक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष का 13वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य नगरी तिरुपति में आयोजित किया जा रहा है। मैं हूं बाल गव्यसिद्ध कीर्ति कृष्ण झा। मैं हूँ गव्य सिद्ध प्रदीप यस। और इस पावन सम्मेलन की आपकी सूत्रधार बनकर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। हम अब अपने पंच अतिथियों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे चित्र का माल्यार्पण करके उद्घाटन सत्र का शुभ आरंभ करें। अब मैं सभी आदरणीय अतिथियों से विनम्र आग्रह करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन हेतु आगे आइए। दीप प्रज्वलन का यह संस्कार भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकाश से विकास का संदेश देता है। यह हमारा सम्मेलन की भावना का प्रतीक है कि पंचगव्य चिकित्सा, आध्यात्मिकता, विज्ञान और संस्कृति इन तीनों के प्रकाश से समुद्र होकर आगे बढ़ती है। आइए सभी अतिथि मिलकर इस सत्र के शुभारंभ की ज्योति प्रज्वलन करें। अभी 4 लैंग्वेज में हमारा बुक आया हुआ है, ओरिया में, मलयालम में, नेपाली में और हिंदी में। इसमें इसका भी पुस्तक का अनावरण करेगा हमारा पूज्य गुरुजी निरंजन वर्मा जी। प्रिय गविसिद्ध भाइयों, बहनें, बाल गविसिद्ध और मंच पर उपस्थित अतिथिगण, पिछले वर्ष गो सानिध्य में दिनचर्या एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की गई थी पंचगव्य विद्यापीठम के माध्यम से, जिसमें गविसिद्धों के लिए दिशा निर्देश था। और आज प्रातःकालीन जो विषय था सात्विक आहार, है ना, इस विषय को 4 अन्य भाषाओं में इस बार अनुवादित किया गया है। उसमें मलयालम है, यह पुस्तिका मलयालम में प्रकाशित की गई है, तेलुगु में प्रकाशित की गई है, उड़िया में प्रकाशित की गई है और नेपाली भाषा में प्रकाशित की गई है। तो चारों भाषा की ये पुस्तकें हैं। इसका विमोचन करेंगे इस सत्र में। अभी हमारा बीच में डॉक्टर वी कृष्णवेणी मैडम आए हुए, जो जॉइंट कमिश्नर है रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश का, उसके लिए वेलकम करना चाहते हैं हम लोग। और अभी पुस्तक का अनावरण होगा, गो सानिध्य में दिनचर्या।
अब हम गुरुजी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें और हमारे अतिथियों का परिचय भी कराइए। अब हम गुरुजी और बालकृष्ण गुरुस्वामी को विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें और हमारे अतिथियों का परिचय भी कराइए। जय गौ माता। हमारे सामने आंध्र प्रदेश के जॉइंट डायरेक्टर रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कृष्णवेणी मैडम जी यहाँ पधारे हैं मंच पे। मैडम को हम आदरणपूर्वक स्वागत करते हुए अभी ये प्रोग्राम चलाएंगे। मन मध्यना मन आंध्र प्रदेश राष्ट्र రాయలసీమ రీజన్ జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు శ్రీమతి కృష్ణవేణి మేడం గారు ఉన్నారు। వారు నేను కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి పాదయాత్ర చేస్తే వారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఆశ్రమము సొంత ఇంట్లో అక్కడ రైతులు సహజ సిద్ధంగా వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి ఆమె కాంప్లెక్స్ కూడా ఆమె అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది। ये माजी वहाँ पे गुंटूर में उनका घर पूरा एक योगा साधन और सहज सिद्ध गो आधारित खेती करने का किसानों को दे दिए वहाँ के। मैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल यात्रा करा तो गुंटूर में उनका घर दे के मेरे को वहाँ के लोगों से पूरा इंटरेक्शन कराए। वहाँ पे सत्यनारायण जी मैडम को मिला के आज यहाँ पे तिरुपति में मैडम काम कर रही ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हम पंचगव्य वैद्य सदस्य से उनको आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। जय गौ माता। अभी मैं झांसी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर चक्रवर्ती राघवन जी प्रोफेसर विशिष्टाद्वैत वेदांत नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का परिचय कराए। డాక్టర్ చక్రవర్తి రాఘవన్ గారు ఇక్కడ తిరుపతిలోని సంస్కృత విద్యాపీఠలో వారు ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు। వారి ప్రసంగాలు మనం ప్రతిరోజు ఎస్విబిసిలో కూడా చూడొచ్చు। గోవు మీద పంచగవ్యాల మీద వారి ప్రసంగం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది। ఈరోజు వారు ఇక్కడికి రావడం నిజంగా చాలా చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నాము। వారిని అందరూ చప్పట్లతోటి ఆహ్వానించాలని ప్రార్థిస్తున్నాం। థ్యాంక్ యూ। मैं अभी गुरुजी निरंजन वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो एडवोकेट राहुल गुप्ता जी का परिचय कराएं। पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन का यह दूसरा दिवस है और दूसरा सत्र है। इस सत्र में अतिथियों का उद्बोधन होता है और इसी संदर्भ में आज के इस उद्घाटन सत्र में विशेष वक्ता के रूप में मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय राजू गुप्ता जी हमारे बीच उपलब्ध हैं। और सबसे सुंदर बात है राजू गुप्ता जी के लिए कि जब से पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन गठित हुआ है तब से पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के हमारे लीगल एडवाइजर भी रहे हैं। आपका संपूर्ण जीवन गौरक्षा के लिए समर्पित है और लगभग 100% गौरक्षा का ही केस आप लड़ते हैं। मुंबई से लेकर कलकत्ता तक और दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक कहीं का भी केस आने दो। आपने बहुत अच्छा अधिवक्ताओं का एक नेटवर्क बनाया है और उस नेटवर्क के आधार पर जो है गौरक्षा और गौशाला के डिस्प्यूट के जितने भी केसेस होते हैं यथासंभव निपटाने का प्रयास करते हैं। मुंबई में जो एक बहुत बड़ी गौशाला पहले थी देवनार गौशाला जिसमें देशी गायों की हत्या जो बंद हुई है स्लॉटर हाउस, हाँ देवनार माफ़ करना देवनार स्लॉटर हाउस बहुत बड़ा भारत का कत्ल खाना था। उसमें भारतीय गोवंश से
की हत्या जो बंद हुई है उसमें अधिवक्ता राजू गुप्ता जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो अधिवक्ता राजू गुप्ता जी का हम सभी गवसिद्ध परिवार जो है दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं आपका। आज अतिथि के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित हैं गवसिद्ध आचार्य डॉक्टर मुरलीधर राव जी। आपने अपना पूरा जीवन जो है वो शिक्षा को दिया और सेवानिवृत्ति के बाद आप गायकी सेवा कर रहे हैं। तेलंगाना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में पंचगव्य विद्यापीठम का जो विस्तार केंद्र है आप उसके आचार्य हैं और अपनी आयु की इस अवस्था में भी जितने भी विस्तार केंद्र हैं भारत में सबसे ज्यादा गवसिद्ध बनाने का श्रेय आपको जाता है। तो आपका भी बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। मंच पर अतिथि के रूप में गवसिद्ध झांसी जी हैं। यह जो पूरा सम्मेलन नियोजित हुआ इसका जो प्रबंधन का कार्य है इसमें इनकी बहुत भूमिका रही। आपने झांसी की रानी की कथा सुनी होगी, कहानी सुनी होगी कि अंग्रेजों से जब लड़ाई हुई झांसी रानी की और अंग्रेजों ने जब झांसी पर आक्रमण किया तो उन्होंने एक ही बात कही, झांसी नहीं दूंगी। ये मेरा अपनी मिट्टी के साथ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस 3 दिवसीय महासम्मेलन में भी जब एक संकट आया कि हमें यह पवित्र स्थल जो है वो नहीं मिलने की जब बात उठी तो मैंने इनका भी संकल्प वही देखा कि इस सम्मेलन के लिए इस स्थल को छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसी गवसिद्ध बहनें हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शुरू से लेकर अभी तक जिस भाई का सहयोग मिल रहा है वह हैं बालकृष्ण गुरु स्वामी जी। तो इन दोनों भाइयों और बहनों का परिश्रम, श्रम और गाय के प्रति समर्पण के कारण ही आज हम भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस पवित्र धरा पर पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन के तीसरे पड़ाव में उपस्थित हैं। तो एक बार फिर से आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अतिथियों का स्वागत करने के लिए धन्यवाद गुरुजी। अब मैं डॉक्टर वी कृष्णवेणी जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने शुभ विचार 5 मिनट में प्रस्तुत करें। వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, ఇక్కడికి ఆహుతులైనటువంటి సభాసదులందరికీ ఆరోగ్య భద్రతా ఉద్యమ శుభాకాంక్షలు. మరి పంచగవ్య ఆయుర్వేద సమ్మేళన్ అనేటటువంటి ఈ సెమినార్లో జాతీయ స్థాయిలో ఇంత మంచి సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. మరి మనకి వినా దైన్యైన జీవితం సునాయాసైన మరణం దేహాంతే తవ సన్నిధానం దేహమే పరమేశ్వరం అనేది మనకి ఋషి జ్ఞాన విజ్ఞానం చెప్తోంది. వినా దైన్యైన జీవితం అంటే ఎటువంటి అనారోగ్యము, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేనటువంటి జీవితం. సునాయాసైన మరణం అంటే చెట్టు నుంచి పండు రాలిపోయినట్టు రాలిపోవాలి మనం. అంతేగాని ఐసీయూల్లో వెంటిలేటర్స్ పైన ఉండి, అలాగే డయాలసిస్ కేసుల్లో ఉండి ఇలాగ కాకుండా రేడియేషన్ థెరపీ, కీమోథెరపీలు బారిన పడకుండా మనం ఏంటంటే సహజ సిద్ధంగా మనం ఊర్వారుకమేవ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయం అమృతాత్ అన్నారు. ఆ రకంగా చెట్టు నుంచి పండు విడివడినట్టు దేహం నుంచి జీవుడు విడివడాలి. ఇది మన భారతీయ సనాతన ధర్మం చెప్తోంది.
మరి ఇందులో మనకి ఆవుకి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనము జాగ్రత్తగా గోమాత అన్నారు కాబట్టి పంచగవ్య అనే దానిపైన మనం వీలైనంత అంటే మనకి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారము 4200 డిసీజెస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ 46 సూపర్ స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి. మరి అంటే అలోపతిలో అయితే 46 సూపర్ స్పెషాలిటీస్, యోగా, ఆయుర్వేద, నేచర్ క్యూర్, ఇండియన్ మెడిసిన్ వీటన్నింటిలో కూడా దేహం మొత్తం ఒకటే యూనిట్. దైహిక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక చికిత్సలు భారతదేశంలో మన మహర్షులు ప్రతిపాదించున్నారు. కాబట్టి పంచగవ్య విజ్ఞానం అనేది మనకి పంచకోశ సిద్ధాంతానికి, సప్తధాతువులకి, త్రిదోషాలకి, త్రిగుణాలకి సమన్వయం చేసి ఒక వ్యక్తికి ఎటువంటి ఇంటిగ్రల్ అప్రోచ్లో హెల్త్ అనాలిసిస్ చేస్తే వాళ్ళకి మంచి మెరుగైనటువంటి పంచగవ్య మెడిసిన్ ఇవ్వగలుగుతాము. దానికి మనకి ఏంటంటే నాడీ వైద్యము ఇదంతా కూడా మంచి సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేసి సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మరి మన బాలకృష్ణ గురువు గారు ఏర్పాటు చేయటము, అలాగే అనేక మంది మహోదయులందరూ వేదిక మీద ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా జాతీయ స్థాయిలో మంచి కృషి చేసి ఈ సబ్జెక్టును ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళటానికి ఎంతో శ్రమ, దాదాపుగా ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కృషి అంతా జరుగుతోంది. కాబట్టి ఏదైతే మహానుభావులు, మహర్షులు, మహాయోగులు వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి గొప్ప గొప్ప విజ్ఞాన అంశాలను ప్రజలకు చేర్చాలని చూస్తున్నారో ఆ గొప్ప విషయాలన్నింటినీ కూడా తర్వాత తరం వాళ్ళని తయారు చేయడంలో ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సబ్జెక్టుని జాగ్రత్తగా ఆకలింపు చేసుకొని మల్టీ మోడల్ థెరపీ అంటారు. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మల్టీ మోడల్ థెరపీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్గా తయారవుతోంది. మనకి అలోపతిలో ఇడియోపతిక్ అంటారు. ఇడియోపతిక్ అంటే రీజన్ నాట్ నోన్, అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక వ్యాధికి వాళ్ళ ల్యాబొరేటరీలో, బ్లడ్ టెస్ట్లలో, స్కాన్లలో దొరక్కపోతే ఇడియోపతిక్ లేదా జెనెటిక్ అనేస్తారు. మరి మనకి ఇడియోపతిక్ అన్న ప్రతి దానికి కూడా వాతపిత్త కఫాల్లోంచి అనాలిసిస్ చేయటం తెలుసు, సప్తధాతు పరిణామ క్రమంలోంచి అనాలిసిస్ చేయటం తెలుసు, పంచకోశ సిద్ధాంతం మూలంగా అనాలిసిస్ చేయటం తెలుసు, త్రిగుణాలు మూలంగా అనాలిసిస్ చేయటం తెలుసు. కాబట్టి వెస్టర్న్ మెడిసిన్లో ఇడియోపతిక్, రీజన్ నాట్ నోన్ అన్న ప్రతి దానికి భారతీయ వైద్యంలో రీజన్ ఈజ్ నోన్ టు అస్. తర్వాత కర్మ విపాకం అనేది మనకు ఒక గొప్ప సబ్జెక్ట్ భారతీయ సనాతన సాంప్రదాయంలో. కాబట్టి ఇంత ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నటువంటి ఈ పంచగవ్య విజ్ఞానం అనే కోర్సుని అందరూ చదువుకోవటం వల్ల సమాజానికి మరింత మేలు జరిగి అందరికీ కూడా ఇంటింటా ఆరోగ్యం, అందరికీ సౌభాగ్యం అనే నినాదంతో ఈ ఆరోగ్య భద్రతా ఉద్యమం ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. నేను ఒకసారి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తాను, అందరూ లేచి నుంచోండి, నేను చెప్పింది చెప్పండి. హెల్త్ ఆల్వేస్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా పంచగవ్య విజ్ఞాన సదస్సులో పాల్గొన్న నేను ఈ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయటంలో నా సర్వశక్తులు కేంద్రీకరించి ఎటువంటి అనారోగ్యాన్నైనా విశ్లేషించి దానికి కారణం కనుగొని మానవ మేధస్సుకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని రకాల వైద్య విధానాలను పంచగవ్య విజ్ఞానంతో జోడించి ఋషిజ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళి నా కుటుంబాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతూ సమాజంలో ఉన్న అందరి ఆరోగ్యం పట్ల పూర్తి బాధ్యత వహిస్తానని మరియు రహదారి భద్రతా నియమాలు తూచా తప్పకుండా పాటించి ప్రమాదరహిత సమాజాన్ని సృష్టించటానికి నా సాయశక్తులా నేను కృషి చేస్తానని హెల్త్ సేఫ్టీ ఫర్ రోడ్ సేఫ్టీ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ ఫర్ హెల్త్ సేఫ్టీ అనే మహావాక్యాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తానని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. ధన్యవాదాలు. హిందీ వస్తుందా మేడం?
इंग्लिश जो अभी मैडम बोले कि यहाँ पे पंचगव्या में हम सभी भाग लिए हैं, ये प्रमाण सभी से करा लिए, इसलिए हम सब मनसा वाचा कर्मणा ये पंचगव्य के साथ सभी का हेल्थ कंडीशन को पहले अपना कंडीशन देके सभी का हेल्थ कंडीशन को ठीक करने का एक प्रतिज्ञा लिया है पूरा देश भर में सभी लोगों को, ताकि ये पंचगव्य हर गांव तक जाने का प्रयास करने का प्रतिज्ञा हम सब लिया है अभी। और एक बात, मैडम तो जॉइंट डायरेक्टर फॉर रोड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, इसीलिए बोल रहे हम सब कहीं भी रोड पे गए तो जैसा वाहन चलाए तो सेफ्टी से जाना और सेफ्टी से आना, ताकि हमारे घर के लोग सभी भी अपने वास्ते देखते, इसीलिए रोड सेफ्टी प्रिकॉशंस भी आप जरूर उसको पालन करना बोल के मैडम बोल रहे, ऐसा प्रतिज्ञा हम सब करें। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। అయిపోయింది మేడం, అది హిందీలో కూడా మాట్లాడగలరు, తెలుగులో చెప్పారు మీకు చెప్తాను। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद मैडम, जय गौ माता। मैं अभी निवेदन करूंगा कपिल जी को मंच पर आने के लिए, और डॉक्टर मुकेश के आर मीना भी आ चुके हैं, उसको निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाए। डॉक्टर मुकेश के आर मीना, चेयरमैन मुकेश्वर आयुर्वेदा जिनेवा स्विट्जरलैंड। अभी मैं गुरुजी निरंजन वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर वी कृष्णवेणी मैडम जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रायलसीमा को सम्मान करें। धन्यवाद गुरुजी। अब मैं एडवोकेट राजू गुप्ता जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। जय गौ माता। अमर बलिदानी गोलोकवासी श्री राजू भाई दीक्षित जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरे सामने उपस्थित सारे गोभक्त, गव्य सिद्ध, मंच पर उपस्थित गुरुजी एवं बाकी अतिथिगण, मैं पिछले 15-16 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ मुंबई में, और संयोगवश एक बार एक व्यक्ति मिले मुझे। मैं गीता प्रेस गोरखपुर के दुकान में था और मैंने वो दुकान वाले को पूछा, भाई गो हत्या के ऊपर कोई पुस्तक है तो दो। मैं राजू भाई की एक वीडियो सुन के बहुत प्रभावित हुआ। 2005 का लगभग वीडियो है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और बस ऐसे पता करना चाहा कि क्या भारत में भी गोहत्या होता है। तो फिर वाया मैं देवनार कत्ल खाना पहुंचा, जो अभी गुरुजी ने उल्लेख किया। देवनार कत्ल खाना एक समय एशिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना था और आज भी सबसे बड़े कत्ल खानों में से एक है। एशिया का सबसे बड़ा, केवल भारत का नहीं, और वो है मुंबई की छाती में, देवनार में। तो वहां गया मैं और मैंने अपने सामने 6-6 फुट के नंदियों को कटते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, और मुझे इतनी पीड़ा हुई कि वहां पर चौकीदार जो कत्ल खाने का वो हिंदू, सारे कर्मचारी हिंदू, उस ऑफिसेस में गेट के ऊपर गेट के अंदर खाना खिलाने वाले गायों को सारे हिंदू, केवल काटने वाला एक अलग जाति का था। तो मेरे को देख के बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है। और मैं फिर राजू भाई के को सुन के मैं एक स्वदेशी आंदोलन का मुद्दा लिया था, वो सब छोड़ के मैंने गाय का ये मुद्दा उठाया और भगवान ने वकील बना दिया था। तो मैं फिर वो लीगल केसेस देखने लगा और जब पता लगाया तो लगभग 1 लाख गायें, मैं ये बात कर रहा हूं 2011-12 की, लगभग 1 लाख गायें रोज कटती थी पूरे भारत में। और देवनार में भी हर दिन सैकड़ों की संख्या में गोवंश कटते थे, और ऐसी पूरे भारत का हाल है।
तो फिर इन गायों का केस लड़ा, और फिर देखिए एक भाग आपने उठा रखा है पंचगव्य का, चिकित्सा का, एक है गोरक्षकों का, गायों की तस्करी को रोकना, गायें जो कत्ल खाने जा रही है उनको पकड़ना, और फिर उसके बाद रोल आता है गौशालाओं का, जो गौशाला उनका लालन पालन कर रही है गायों का, और एक भाग हमारा भी है वकीलों का। तो मेरा शॉर्ट में मैं बता देता हूं काम क्या है, मैंने पहले भी बताया पर काफी सारे नए चेहरे हैं कि गायों को गोरक्षक जब पकड़ते हैं और वो आके गौशाला में आती हैं, उसके बाद वो कसाई किसान का रूप लेके न्यायालय में जाता है और जज को गुमराह करने का प्रयास करता है कि देखो मैं तो किसान हूं, मैं तो इस गाय को पालने ले जा रहा था, तो मुझे वापस कर दो, गलती हो गई, मैं थोड़ा ओवरलोडिंग कर दिया, मेरे को वापस कर दो। और मैं बता रहा हूं आपको 11-12 की बात, 2011-12 की, कि 10 में से 9 केसेस में वो गाय उस कसाई के पास वापस चली जाती थी। और फिर लॉस मैंने पढ़े, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़े, तो कुल मिला के ऐसा था कि गाय तो वापस जा ही नहीं सकती। और फिर आज तक लगभग मैं मानता हूं 2,500-3 हजार केसेस हम लोग लड़े हैं पूरे भारत में, और मैं तो बंगाल के कोने कोने में जाके केसेस लड़ा हूं, चाहे वो मालदा हो, जहांगीरपुर हो, बोंगाई गांव हो, सिलीगुड़ी के कुछ पार्ट्स हो, अलीपुरद्वार हो, शायद ही बंगाल का भी ऐसा कोई कोना हो जो छूट गया हो, असम हो, केरला हो, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तो पूरे भारत में जाके हमने, हमारी टीम जो है इन केसेस को लड़ी। हमने क्या क्या एक सेंटर बना रखा है मुंबई में, पूरे भारत के गोरक्षकों का वहां फोन आता है और उनको सारा एप्लीकेशंस बना के हम भेजते हैं। तो दोस्तों इसका रिजल्ट जो आया कि जो 10 में से 9 केसेस में गायें छूट जाती थी, वापस कसाई को पहुंच जाती थी, आज वो रिजल्ट हमारे फेवर में, गौशालाओं के फेवर में 100% पहुंच चुका है। एक भी गोवंश पिछले 15 साल में लगभग 3,000 केसेस हम लोगों ने लड़े हैं, एक भी केस में वापस नहीं गई कसाई के पास, एक भी केस में नहीं। और केवल यही नहीं, एक दूसरी मार जो उनको हमने लगाई वो ऐसी कि ये जो सरकार 2017 में एक नया कानून ले आई कि भाई गाय पकड़ी गई तो खर्चा कौन देगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन, कब तक, कितने दिन तक और कितना अमाउंट। तो इसके लिए सरकार ने कानून बना दिया कि गौशाला में जो गाय रहेगी उसका पैसा कसाई देगा, वो गाड़ी जो ले जा रहा था वो गाड़ी का मालिक देगा, और कितना देगा, 200 रुपया प्रतिदिन प्रति गोवंश। ये कानून बना हुआ है, पर जजेस को नहीं पता, सरकारी वकील को नहीं पता, गौशाला वालों को नहीं पता, बस हम जाके वो जज को बता देते कि भैया ये कानून बना हुआ है, ये देख लो। और मैं बता दूं, अब तक पूरे भारत में कम से कम 20-25 करोड़ रुपए कसाईयों से निकलवा के गौशालाओं तक पहुंचवा दिए। इतना फंडिंग तो शायद ही किसी गवर्नमेंट ने गौशालाओं को दिया होगा, और हमने कसाईयों की जेब से निकाले। सरकार किससे निकाल के देती है पैसा? आप ही लोगों से। आपका यहां का पैसा वहां घुमा दिए, हमने तो कसाईयों से पैसा निकलवा के गौशालाओं को पहुंचवाया। तो इस तरह का काम मैंने केवल एक मुद्दा अभी लिया राजू भाई को सुन के, क्योंकि यही मुद्दा इतना बड़ा है और पूरे भारत में हर दिन इतने केसेस होते रहते हैं और गोरक्षकों के ऊपर झूठे एफआईआर भी होते रहते हैं, तो उनको बचाना, कुछ गौशालाओं को उनके लीगल केसेस होते हैं वो देखना, और गायों को वापस कसाईयों के हाथ में नहीं जाने देना, उनकी जो गाड़ी है वो गाड़ी नहीं छूटने देना। ये पैसा कैसे भरते हैं? चलो एक प्रश्न अगर आया आपके मन में, ये पैसा भरेंगे क्यों? भाई गाय पकड़ी गई हो तो भाग जाएंगे ना, पर उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है, तो गाड़ी होती है मान लो 10 लाख की, कोर्ट बोलता है 2 लाख रुपए अभी तक के हो गए, ये जब तक भरोगे नहीं तब तक छूटेगी नहीं आपकी गाड़ी। तो वो पैसा भरते हैं और फिर अपनी गाड़ी छुड़वाते हैं, तो वो सिक्योरिटी है। तो ये काम है मित्रों पूरे भारत में। किंतु मैं एक दुख की बात बताऊं, आप लोग लगे हुए हैं, गोरक्षक लगे हुए हैं, अधिवक्ता लगे हुए हैं,
किंतु मैं आपको एक दुख की बात बताऊं, जो गाय लगभग 15 साल पहले 1 लाख कट रही थी, आज भी वो लगभग उतनी ही कट रही है। ये देखो, ये जो इसका अरिथमेटिक है वो ऐसा है कि इसमें से पैसे मिलते हैं उनको। अच्छा, कभी आपने देखा है भैंस ऐसे खुले में घूमते हुए? केवल गाय दिखती है। कभी बकरी ऐसे घूमते हुए दिखी है कभी आपको? केवल गाय, गोवंश ही दिखता है। और यही गोवंश वो फ्री में रात में चोरी करते हैं और उसको जाके बेचते हैं। बकरे का मटन 800 रुपए किलो है, गाय का मटन 250-300 रुपए किलो है। क्यों? क्योंकि बड़ी सस्ती है गाय, चोरी कर लिया तो फ्री में मिल गई। तो ये जो कैलकुलेशन जब वो करते हैं, तो कितना भी उनके ऊपर केस लग जाए, कितने भी उनके जेब से पैसे खर्च हो जाए, वो बाहर आएंगे जेल से, गाड़ी छुड़वाएंगे 2-4 लाख रुपए भर के, कल को वो यही काम करेंगे, यही काम करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन जो मुझे दिखता है वो ये कि जब तक कोई पॉलिसी ना बनाए गवर्नमेंट लेवल पर, गुरुजी ने आज हजारों की संख्या में गव्य सिद्ध तैयार किए हैं, पर ये टक्कर जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं उनको हम दे पाएंगे? उनकी जो संख्या है, आज इतने वर्षों से वो काम कर रहे हैं, हम दे पा रहे हैं, पर वो एक सीमित स्तर पर। जब ये पंचगव्य का डिप्लोमा डिग्री कोर्स है, जब सरकार अपने हाथ में लेगी, ये काम तब हो पाएगा। पर गुरुजी ने सवेरे कहा कि सरकार से संभव तो नहीं है, लगता तो नहीं है, और ये बात चूंकि सही है। सरकार बहुत सारी राज्यों में है, केंद्र में है, कहती है कि हम गाय वाली सरकार हैं, गायों को संरक्षण देंगे, तो क्यों नहीं आपके सारे इमारतों में गो नाइल से सफाई हो रही है? आज भी फिनाइल से सफाई होती है। आपके इमारतों में क्यों नहीं पुताई गाय के बने पेंट से हो रही है? आप हर राज्य में गौ सेस लगना चाहिए, 0.1% ही सही, गौ सेस तो लगाइए आप, फिर वही पैसा तो आप गायों के ऊपर खर्च करोगे। गाय को आपने भिखारिन बना दिया। जो गाय महालक्ष्मी है साक्षात, आपने हर गौशाला वाले कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, अपवाद छोड़ दें तो जो स्वावलंबी बन चुके हैं। किंतु आप देखिए मेजॉरिटी 10 में से 9 गौशालाएं, आज उनकी हालत क्या है। तो सरकार पॉलिसी अगर बनाए तो ही मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है गायों के प्रति, वरना हम सब जो लगे हैं, आप मेरे को बताइए, इस आधुनिक काल में अगर आप देखिए तो चाहे वो शिवाजी महाराज हो, मंगल पांडे हो, या हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे जो गायों के लिए लड़े, तो कितने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से लड़ाई चलती आ रही है। और क्या हमारे जीवन काल में गोहत्या बंद होगा? और क्या हमारे जीवन के बाद गोहत्या बंद हो पाएगा? तो मुझे तो उत्तर जिस दिशा में काम हो रहा है पूरे भारत में, नहीं लगता, जब तक पॉलिसी ना बने। इसीलिए आप सभी लोग प्रयास करिए कि ये पॉलिसी पर काम करवाइए। जब तक सरकार इस मुद्दे को नहीं लेगी, तब तक बहुत स्लो गति से काम होगा। अगर तीव्र गति से काम करवाना है तो केवल सरकार ही एक पर्याय है। आप बताइए, फिनाइल का कितना बड़ा मार्केट है, पेंट का कितना बड़ा मार्केट है। गौ सेस लगाइए ना, सब्सिडी। आज बताइए, गायों का चारा इतना महंगा हो चुका है एक समय आने के बाद कि भयंकर मार झेलनी पड़ती है गौशाला वालों को, क्योंकि चारा बड़ा महंगा है। क्यों? क्योंकि मोस्टली एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, एक्सपोर्ट का कैलकुलेशन गवर्नमेंट कैसे करता है? टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, तो करता क्या है सरकार? सबसे पहले एक्सपोर्ट बंद करता है ना। क्यों? क्योंकि वो माल बाजार में ज्यादा आएगा तो सस्ता हो जाएगा। तो गायों का चारा आज इतना एक्सपोर्ट हो जा रहा है, तो यहां पर तो वो महंगा होना ही है। तो ऐसी मित्रों बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर यदि सरकार आ जाए आगे, तो ये गोहत्या तुरंत बंद हो जाएगा, वरना पकड़ा धकड़ी ये सब चलता रहेगा। और मुझे आशा केवल आप ही लोगों से है। उसका कारण यह है कि आप लोग गायों को आज एक सम्मान दिए हैं, उसको सच में महालक्ष्मी बना रहे हैं आप लोग। तो आप लोग लगे रहिए। आप सच में मैं क्या कहूँ, मैं तो अगर वकील नहीं होता तो शायद मैं गव्य सिद्ध बन जाता जी। तो एक विषय है, अच्छा, मैं वैसे भी गव्य सिद्ध वकील हूँ, मुझे लास्ट ईयर सर्टिफिकेट मिल चुका है। गुरुजी का धन्यवाद, मैं भूल गया था, वो यूज नहीं करता मैं। अच्छा, एक विषय ऐसा है कि हम सब जो आरएमपी हम लेते हैं,
उससे तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, किंतु अभी मुझे पता चला कि आज कुछ 8-10 लोगों को क्लिनिक चलाने के लिए एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, आप देखिए, आप मान लो किसी, जैसे मैं मुंबई से हूं तो मुंबई का उदाहरण देता हूं। मुंबई में किसी को भी दुकान चालू करना है किसी भी प्रकार का, वो जाता है कॉरपोरेशन से एक लाइसेंस लेता है, किसी भी प्रकार का हो। एफडीए से अलग लाइसेंस लेगा अगर स्वीट की दुकान है, होटल इंडस्ट्री है तो। पर अगर आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत कोई भी दुकान चलानी है तो एक तरह का लाइसेंस लगता है, जिसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस कहते हैं, और वो अपने दुकान पे लगाता है। वो एक तरह का कॉरपोरेशन का लाइसेंस है, ठीक है। उसी स्तर पर इस बार विद्यापीठम एक क्लिनिक के लिए लाइसेंस बना रहा है, और वो लाइसेंस आपके क्लिनिक पर लगेगा जहां पर आप ट्रीटमेंट्स करेंगे। और क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ऑफिसर्स आते हैं, मान लो किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन कभी हो, तो आप दिखा सकते हैं कि आपके पास आरएमपी है, ये मार्कशीट है, ये डिग्री डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स हैं, और ये आरएमपी है, और ये भी है मेरे सब पास क्लिनिक चलाने का एक तरह का विद्यापीठम एसोसिएशन से इस प्रकार का लाइसेंस। तो मैं तो कहूंगा कि जितने भी लोग क्लिनिक चला रहे हैं आप सभी लोग ये लीजिए, और साथ में जो अन्य अन्य चीजें हैं उसका भी पालन करिए। और लास्ट में एक बार फिर रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करता हूं कि अपने पैथी को छोड़ के किसी और पैथी का ना मेडिसिन कभी रिफर करना, ना कभी सजेस्ट कभी देना, ना कभी रखना क्लिनिक में। एक पैरासीटामोल भी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्लिनिक वाला प्लीज आप लोग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपके मार्गदर्शक विचारों के लिए। मैं निरंजन वर्मा गुरुजी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे एडवोकेट राजू गुप्ता जी को मोमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करें। नाम मैं एडवोकेट राजू गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो अभी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस को प्रदान करें। गाव्य से डॉक्टर सयाजी सकरम कदम। गाव्य से अर्चना चौहान। गाव्य से उत्तम पधियर। गाव्य से दिलेश्वर साहू। दिलेश्वर साहू। गाव्य से वृशाली प्रातिम। गाव्य से वृशाली तारे। गाव्य से सीजा कुमारी। गाव्य से डॉक्टर पवन प्रदीप। गाव्य से डॉक्टर पवन प्रदीप।
गव्यसिद्ध संदीप आर सुतर, गव्यसिद्ध उत्तम, गव्यसिद्ध महेंद्र कुमार एकनाथ पावर, ग्रुप फोटो के लिए मैं निवेदन करता हूं सब एक्सेलेंस अवार्ड लेने वाले के लिए आगे आने के लिए। करोगे ना? सम्मान करने से सम्मान हो जाता था मम्मी के लिए। चिन्ह चिन्ह सर्टिफिकेट कोऑर्डिनेशन धन्यवाद गुरुजी। अब मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मीना जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने अनुभव और शोध दृष्टि हमें सजा करें। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने गुरुजनों के और इतने परिवर्तन लाने वालों के साथ बैठा हूँ, ये अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है, क्योंकि बहुत से, जैसे वकील साहब ने बताया, बहुत सारी डिटेल्स, तो उनसे मैं एग्री करता हूँ। बट जब तक अपन गायों का महत्व नहीं समझाएंगे, जिस चीज़ के लिए अपन लड़ रहे हैं उसका महत्व हमें पता नहीं है, तो हम सेव नहीं कर सकते। सबसे पहले उनको महत्व बताइए। मेरे पास क्लिनिक है, मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस करता हूँ स्विट्जरलैंड में 27 साल से। तो मैं उनको घी, जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, हम घी पिलाते हैं, उनकी नाभि में डालने के लिए कहते हैं, नाक नस से में डालने के लिए कहते हैं। तो उनका जब तक हमें पता नहीं है कि महत्व क्या है, अगर आपके पास पर एग्जाम्पल के तौर पे महत्व पता है आपको जिस चीज़ का, तो आप उसको सेव ज़्यादा करोगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि महत्व समझे
और महत्व समझ गए तो सब कुछ सेव होगा। गवर्नमेंट आप बनाते हो, गवर्नमेंट आपको नहीं बनाती है। तो आप गवर्नमेंट के साथ लड़ना नहीं है, उसके महत्व के साथ खड़ा होना है। जब जाके हम गोवंश गौ माता को सेव कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपने आप महत्व समझो, बस जो मेन पॉइंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मुकेश जी। अभी मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं डॉक्टर चक्रवर्ती राघवन जी को। वो प्रोफेसर विशिष्टाद्वैत वेदांत नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। डॉक्टर चक्रवर्ती राघवन जी। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। मुझे तो हिंदी नहीं आता है, लेकिन यहाँ तो बहुत हिंदी लोग हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं प्रयत्न करूँगा। वहाँ तो पंचगव्य के बारे में चिकित्सा यहाँ तो है, इसलिए आपको मैं अधवर्ण हूँ, लेकिन मैं विशिष्टाद्वैत वेदांत के अध्यापक हूँ नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। क्यों मुझे बुलाया? मैं तो वेदांत का अध्यापन कर रहा हूँ, लेकिन यही बात है, मेरे घर में गौ माता है, मैं पशुपालन कर रहा हूँ, इसलिए ही मुझे बुलाए। लेकिन पंचगव्य के बारे में वेद में क्या है, अभी तो चिकित्सा के बात आया है। क्षमा कीजिए, यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कुछ व्यत्यास हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आता है। प्राचीन भारत देश में वेद में भी वो गौमाता का वो परिपालन और पूजा थे। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यही है वेद वाक्य है। जिस देश में गाय का या पशु का गौमाता का रक्षण होता है, जिस देश में ब्रह्मज्ञानी का रक्षण होता है, शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इससे ही यह लोग सौभाग्य से होता है। अभी है हमारा उद्देश्य है गो आधारित है। प्रतिदिन हम क्या करते हैं? गो पंचगव्य लेते हैं, यही है वेद में है। वेद में है पंचगव्य का अर्थ है गोमूत्र, गोमय, क्षीर, दधि, घृतम, ये पांच है पंचगव्य। गो का संबंध है गव्य, इसलिए ये पांच को पंचगव्य कहते हैं। कैसा लेना है? वेद में है गोमूत्रम यज्ञ दैवत्यम। गोमूत्र तो किसका समान है? यज्ञ देवता के समान है। गोमयम विष्णुमेव च, गोमय तो विष्णु को समान है। क्षीरम तो सोम दैवत्यम, वो ये मिल्क हम कहते हैं ना, वो क्षीर तो ये सोम देवता है। और दधि ब्रह्माधिदैवतम, ये दधि तो ये ब्रह्मा के समान है। घृतम तो वायुदेवत्यम उदकम वारुणम तथा, इसलिए ये घृत है, ये तो वायु देवता का समान है। हम ये पंचगव्य लेते हैं, हम प्रतिदिन पंचगव्य लेते हैं, ऐसा ही लेते हैं। कैसा हम लेते हैं? गोमूत्रे फलमेकम तो गोमूत्रम। पंचगव्य कैसा करना है, यह भी हमारा सिद्धांत है। फलमेकम गोमूत्रम, ये थोड़ा अंगुष्टार्धम च गोमयम,
अंगुष्ठ है, इसमें आधा तो गोमय लेना है। सप्तफलम चैव क्षीरम, क्षीर तो वो सप्तफल 7, और दधि त्रिफलम उच्यते, त्रिफलम दधि को लेना है। फलमेकम घृतम ग्राह्यम, ये घी, ये घृतम हम तो लेना है। फलमेकम कुशोदकम, ऐसा गो गव्य पंचगव्य करने के लिए भी हमारे संप्रदाय में धर्मशास्त्र में कहा है जैसा भी करना है वैसा ही लेना है। क्यों लेना है पंचगव्य? पंचगव्य तो क्यों लेना है? वहां तो कहते हैं मम अन्येषां च मनोवाक्कैः अनुष्ठित, यदि मैंने मन से और वाक्य से और शरीर से जो गलती मैंने किया, मन से वाक्य से शरीर से जो गलती मैंने किया, और अभक्ष्य भक्षण, जो नहीं भोजन करना है उसको भोजन किया है, तो अस्पर्श स्पर्शन, यदि किसी को न छूना है तो, ये मलमूत्रादि इसको छुआ है तो, और भगवद अपचार, ये भगवान का अपचार हमने किया है तो, और भागवतापचार, भागवत का अर्थ हम सब भागवत है, गाय का, पशु का, गौमाता का पूजन हम करते हैं इसलिए हम भागवत, भगवत का, भगवान का भक्त है इसलिए भागवत। ये तो ऐसा कहकर अभक्ष्य भक्षण अभोज्य भोजन अस्पर्श स्पर्शन भगवत अपचार भागवतापचार शुद्ध्यर्थम पंचगव्य प्राशनम करिष्ये। इसलिए यदि थोड़ा हमने किया है तो मन से, वाक से, शरीर से, तन से किया है तो हम पंचगव्य लेना है। कैसा लेना है इसका भी एक मंत्र है, यत्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनम पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम। यत्वगस्ति कृतम पापम, ये तो पंचगव्य ऐसा लेकर मंत्रों का कहकर हम तो पंचगव्य किया है, वो 5 गो का विषय को एक जगह में किया है, इसको लेना है। लेने के समय हम क्या मंत्र बताना है? यत्वगस्ति गतम पापम, मैंने पाप किया है, जो भी है मन से ही, तन से ही, या कुछ भी। देहे तिष्ठति मामकम, यह तो देह में है। प्राशनम पंचगव्यस्य, इस पंचगव्य को हम प्राशन करने से दहतु अग्निरिव ईंधनम, जो अग्नि ईंधन को स्टिक कहते हैं, मेरा तो थोड़ा हिंदी में, इसलिए इसको ऐसा वो जैसा अग्नि तो भस्म करते हैं ऐसा हमको पाप को है तो समाप्त करते हैं। ऐसा ही पंचगव्य है। इस पंचगव्य विषय में मैंने कुछ बताने के लिए मुझे बुलाया है, इस 5 मिनट ही मुझे दिया है, इसलिए हम प्रतिदिन पंचगव्य दिया ले लिया है तो हमारा भारत तो सौभाग्य भारत होता है। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यह कहकर इस अवकाश दिया है तो ये सबको मेरा प्रणाम कहकर आपको भी भागवत लोगों को प्रणाम करके मैं विराम लेता हूं। जय गौ माता। ओम नमो श्रीनिवासा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर चक्रवर्ती जी। मैं अभी गुरुजी निरंजन जी से निवेदन करता हूं कि वो सम्मान करें अतिथियों का। पहले डॉक्टर मुकेश कुमार मीना जी।
मैं भी फ्रांस से आई हुई ग्रास जी को सम्मान करने के लिए गुरुजी से निवेदन करता हूं। ग्रासा जी, ये फ्रांस से आया हुआ, ये तालियों से इसका सपोर्ट करें। मैं भी पूज्यनीय निरंजन जी से अनुरोध करता हूं, डॉक्टर चक्रवर्ती राघवन जी को सम्मान करें। धन्यवाद गुरुजी। अभी मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज का एक्सेलेंस अवार्ड के बारे में कुछ बात करें। प्रिय गविसिद्ध भाइयों एवं बहनों, पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पर कार्य करने के लिए आपको जो एक प्रमाण पत्र सेंट्रल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन से मिलता था, रजिस्ट्रेशन इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए, उसमें मद्रास हाईकोर्ट मदुरई बेंच की प्रमाणिकता आपको मिलती थी। उसके एक्ट और उसकी लीगल वैलिडिटी उसमें लिखा रहता था। लेकिन कई बार हमारे सामने गविसिद्ध भाइयों का प्रश्न आया कि दूसरे राज्य के अधिकारी नकारते हैं इस विषय को कि ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है तो महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। लिखित रूप से मैंने बहुत सारे राज्य के अधिकारियों से मांगा कि लिखित रूप में दे दो कि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आप नहीं मानते हो। आज तक लिखित रूप में किसी ने दिया नहीं, लेकिन मुंह से सब बोलते हैं कि ये है। तो मेरा तो ये देखो एक ही प्रश्न रहता है कि यदि कोई ये कहता है कि महाराष्ट्र भारत से बाहर है, तब मैं मान सकता हूं कि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आपके यहां लागू नहीं होगा। और ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा महाराष्ट्र से ही उठे हैं, लिखित रूप में कोई देता नहीं है। तो इसका एक उपाय हमने सोचा, निकाला, अपने जो अधिवक्ता जी हैं राजीव गुप्ता जी के साथ मंथन और बैठक करके कि क्यों ना जिस गविसिद्ध को प्रोफेशनल काम करने का प्रमाण पत्र मिल रहा है और वह जिस राज्य में इस पर काम करना चाहता है, वहां का ही सील लगवा कर दे दिया जाए। तो इस विचार पर जो है राजू भाई ने सहमति दी कि बिल्कुल ये सही होगा और इसमें कोई लीगल अड़चन वाली बात नहीं आ सकती है। तो इसी सोच के आधार पर जो है इस बार पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशंस के बैनर के तहत जो है एक्साइलेंस अवार्ड जो है, एक्साइलेंस प्रमाण पत्र, अवार्ड नहीं प्रमाण पत्र जो है देने का विचार हमने किया। और इस बार कुछ गविसिद्ध जो अच्छे चिकित्सालय चला रहे हैं उनको ये प्रमाण पत्र जो है हमने उनके लिए बनवाया है। और ये कानूनी रूप से कितना वैध होगा और आपके लिए ये कितना सुरक्षात्मक होगा, मैं चाहूँगा कि राजू भाई इस पर विशेष रूप से बात करें तो ठीक है। इसमें अभी केवल एक काम बाकी है कि इसमें आप जिस राज्य के हो वहाँ के हाई कोर्ट का जो है स्टाम्प और सील जो है लगने का काम बचा हुआ है। लेकिन ये सारा फॉर्मेट पूरा हो गया है। चूंकि पूरे भारत भर के विद्यार्थी रहते हैं तो एक साथ करना मुश्किल था, इसलिए हमने ये प्रमाण पत्र भी दिया है। और इस पर आने वाले दिनों में जो है इस पर आपके राज्य के
कोर्ट का सील लगेगा इसके ऊपर। जी, तो राजू भाई आप इसके ऊपर जो है कानूनी वैधता वाली जो बात है उस पर अपना एक विचार दे दें। जो वैधता आपको आरएमपी सर्टिफिकेट में था वही वैधता इसके साथ भी लागू होगी। क्या ऐसा है कि किसी राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका यदि कोई आदेश है तो वो दूसरे राज्य में लागू नहीं है? अगर टेक्निकली देखा जाए, भारत में इतने सारे राज्य हैं, सुप्रीम कोर्ट एक सिंगल है, उसका ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है। बट तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने अगर कुछ बोला, कुछ आदेश पारित किया, तो वो महाराष्ट्र या कोई किसी भी अन्य राज्य में लागू है या नहीं है, इसको मैं टेक्निकली समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि यदि विषय एक हो और उसके ऊपर दो भिन्न भिन्न आदेश पास हो गए हों, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कुछ और बोल दिया और महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने कुछ और बोल दिया, या किसी भी राज्य के हाईकोर्ट ने कुछ और बोल दिया, तो महाराष्ट्र के ऑफिसर्स क्या देखेंगे कि हमारे हाईकोर्ट ने जो बोला है उसको प्रीफर करेंगे। तो कोई कॉन्ट्ररी ऑर्डर है नहीं। आप देखिए, मद्रास हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, यदि उसने कह दिया है कि भाई अल्टरनेटिव जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं वो चिकित्सा कर सकते हैं और कोई रोका टोकी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी अन्य राज्य का कोई आदेश ऐसा है ही नहीं कि भाई नहीं कर सकते, तो फिर वो ऑर्डर लागू होगा। ये ऑफिसर्स नहीं बोल सकते कि भाई ये दूसरे हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आपको मैं बता दूं, यदि भारत में कोई एक कानून ऐसा आ जाता है सेंट्रल लेवल पर, केंद्र के स्तर पर, तो भारत का कोई भी हाई कोर्ट उसको स्टे कर सकता है। आपको मैं बताऊं, ये जो मैं जब गाय वाला भी विषय कह रहा था कि वो कसाई देगा पैसा, तो कसाईयों ने इस आदेश को, इस कानून को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसके पहले हाई कोर्ट में चैलेंज था। तो केरला हाई कोर्ट और ये मद्रास हाई कोर्ट, दो जगह फाइल हुआ था। मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि केंद्र के कानून को भी हाई कोर्ट स्टे कर सकता है, कोई भी हाई कोर्ट, उतने पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट को भी है। तो फाइनली मेरे को यही कहना है, बहुत ज्यादा टेक्निकल ना जाते हुए, कि यदि किसी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। यदि कोई कॉन्ट्ररी ऑर्डर नहीं है तो कॉन्ट्ररी ऑर्डर है क्या आपके राज्य में, है तो फिर बता दो, और नहीं है तो ये आदेश का सभी को पालन करना होगा। और जो ऑफिसर्स नहीं सुनते हैं तो उनको बोलिए भाई लिखित में दे दो, आप लिखित में दो मुझे कोई नोटिस, आप मेरे को भेजिए, हम उसका रिप्लाई फाइल करके उनको दे देंगे कि ये लो भाई हमारा रिप्लाई है। तो ये अभी जो आप लोग को ये जो एक तो एक्सीलेंस वाला है, ये जो क्लिनिक वाला मिल रहा है, उसमें हमने ये स्पेस छोड़ा हुआ है यहां पर। तो यहां भी हम क्या करने वाले हैं कि जो राज्य में वहां के जो लोकल नोटरी वाले हैं, आप किसी भी हाईकोर्ट में जाएंगे नोटरी वाले मिल जाएंगे आपको, तो उससे हम यहां पर नोटरी करवा लेंगे। तो हर राज्य का अपना अलग अलग होगा। अभी ऐसा नहीं कि तमिलनाडु से करके हम आपको भेजेंगे कि भारत, तो किसी भी आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का नोटरी करके आपको दे देंगे हम। तो एटलीस्ट आप बता तो सकते हैं कि देखिए भाई यहां पर ये लोकल नोटरी वाले ने हमको सील करके दिया हुआ है। तो ठीक है, तो आप प्लीज, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट इशू है वो पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इशू किया है। तो आई होप आप सारे लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एसोसिएशन के मेंबर बन चुके हैं। नहीं बने हैं तो प्लीज आप उसकी सदस्यता ले लीजिए। तो फिर इस तरह के सर्टिफिकेट्स आप भी लेके इसको बढ़िया फ्रेम करके आपके क्लिनिक में लगाइएगा। ठीक है, जय गौ माता। दे दो।
प्रिय गविसिद्ध भाइयों, गविसिद्ध बहनें, इस वर्ष से पंचगव्य विद्यापीठम ने एक और प्रमाण पत्र की शुरुआत की है और वह प्रमाण पत्र है विद्या वारिधि का। ये नया शब्द हो सकता है लेकिन शास्त्रोक्त है और हमारे शास्त्रों में विद्या वारिधि उपाधि वर्णित भी है। इस धरती पर सबसे पहला विद्या वारिधि की उपाधि जो है वो भगवान गणेश जी को मिला था। गणेश जी सभी विद्याओं में पारंगत थे, इसलिए पहला विद्या वारिधि उनको मिला था। लेकिन फिर ये विद्या वारिधि का जो उपाधि है ये कंटिन्यू नहीं हुआ, तो विद्यापीठम ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष से जो गविसिद्ध पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्टता को छू लेते हैं उन्हें इस वर्ष से विद्यापीठम जो है विद्या वारिधि की उपाधि देगा। तो इस वर्ष का जो है विद्या वारिधि पद आज की भाषा में यदि मैं कहूं तो ये पीएचडी है। अगर पीएचडी का आप हिंदी अगर करना शुरू करोगे ना, भारतीय भाषाओं में अगर अनुवाद करोगे तो इट विल कम विद्या वारिधि। यस, विद्या वारिधि है। तो इसको हम उसी तर्ज पर ले रहे हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस अपने उत्कृष्ट लोगों को पीएचडी देता है, उसी तर्ज पर जो है पंचगव्य विद्यापीठम अपने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को विद्या वारिधि सम्मान से सम्मानित करेगा। तो इस वर्ष का विद्या वारिधि सम्मान जो है उसके लिए हमने चयन किया है गविसिद्ध रंजीत कुमार सिन्हा जी को। कृपया मंच पर आए। दूसरा सम्मान है गविसिद्ध मल्लेश्वरी मनम जी का। कृपया मंच पर आए। और तीसरा विद्या वारिधि सम्मान है गविसिद्ध झांसी लक्ष्मीबाई गोंडी। शास्त्री जी से दिलवा देते। मैं डॉक्टर कृष्णवेणी जी से अनुरोध करता हूं कि वो रंजीत कुमार सिन्हा जी को प्रशस्ति प्रदान करें। रंजीत कुमार सिन्हा जी। गव्य सिद्ध झांसी लक्ष्मीबाई गोंडी। Honorary Gavya Sadhya certificate for Gavya Siddha Srijana Ramesh ji. Sarjana Ramesh ji. Honorary Gavya Siddha certificate. Honorary Gavya Siddha certificate for Gavya Siddha बालकृष्ण गुरुस्वामी। आईपीटी का देना।
बाकी कपिल शर्मा बात करना चाहिए, ये देने के बाद कपिल शर्मा 10 मिनट। उसके बाद का स्पीच कराइए और उसके बाद 4 उसके बाद समाप्त। टाइम क्या हुआ? और 5 मिनट। हाँ चलो हो जाएगा, हो जाएगा, कहीं पे जाएगा। यहाँ से मन से नहीं बोलना 5 मिनट। मैं बोल रहा हूँ, बलराम बाबा जी को मैं निवेदन करता हूं बलराम बाबा जी को मंच पे आने के लिए, परम पूज्य बलराम बाबा जी को मंच पे आने के लिए निवेदन करता हूं। परम पूज्य बलराम जी को तालियों से वेलकम करें। कपिल जी को बात करने के लिए अब मैं श्री कपिल कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार हमसे साझा करें। नमस्कार, जय गौ माता और जय गुरुदेव। आदरणीय बलराम जी, बाबा जी और निरंजन जी, मैं जो आपके सामने उपस्थित हूं, मैं 35 साल से बेल्जियम में हूं और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए कि जो लोग सोए हुए हैं उठ जाएं पहले। आप सभी को प्रणाम है सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं तो हम सुना रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा प्रणाम आपको है। और पंचगव्य विद्यापीठम और आपके कार्य को मैं नमन करता हूं। विश्व बदल रहा है, पश्चिम बदल रहा है। 35 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैं गया था तो कहते थे ये वहां से आए हैं जहां पे सपेरे बीन बजाते हैं, और अब बोलते हैं कि क्या इनकी विद्या है, क्या इनका कल्चर है, क्या इनका वेशभूषा है, वो सब उसको फॉलो कर रहे हैं। मांसाहार छोड़ के शाकाहारी बन रहे हैं। ये आपके कल्चर की महानता, आपके उसकी महानता है कि जो उनको मजबूर कर रही है कि आपको उधर आना ही पड़ेगा। और इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी हजारों साल की तपस्या करके जो रिसर्च किया था, जो लिखा था, वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, उसको वो मानते हैं। अब पहले नहीं मानते थे, लेकिन हमारी यहां की सरकारें अभी भी उसी उनके पैटर्न पे चल रही हैं जो गलत है। लेकिन समस्या हिंदुस्तान की एक है, यहां पे पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी जो पद्धति है वो गलत है। जो उन्होंने खुद अंग्रेजों ने बनाई थी वो आज तक चल रही है। और हिंदुस्तान की समस्या ये नहीं है कि वो काट रहे हैं गायों को या कर नहीं बचा सकते, बचा सकते हैं, जैसे एडवोकेट साहब बोल रहे थे। प्रॉब्लम कहां है? कानून में, अर्थव्यवस्था में, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हिंदुस्तान की है वो करप्शन। जिस दिन ये समस्या दूर हो गई, हिंदुस्तान की 90% समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मैं हकीकत में कहता हूं और आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि आप इतना उत्तम कार्य कर रहे हैं।
कि वापस रिटर्न टू द फ्यूचर बोलते हैं वो लोग, अंग्रेज लोग बोलते हैं रिटर्न टू द फ्यूचर, कि वापसी उसी जगह जहां से आप शुरू हुए थे आप लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी वहीं से शुरू हुई है, वहीं पर ही परिपक्व हो सकती है। और 4 लाइनों में मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, आपके इस मंच को, गौ माता को, उनको प्रणाम करता हूं। उन लोगों ने ऐसा एक सिस्टम बना दिया है पश्चिम वालों ने कि खुद उसको फॉलो नहीं करते, आपसे करवाते। मैं 35 साल में मैंने एक आदमी वहां पे नहीं देखा जिसने किसी को रिश्वत दी हो या किसी ने ली हो, 35 साल से। लेकिन वो आपको देते हैं आके, आपसे करवाते हैं, और आप लोग कर रहे हैं। करते जाइए, आपकी समस्या दूर नहीं होंगी। समस्या तब दूर होगी जब आप लोग खड़े होंगे। क्रांतिकारी कोई पैसे वाला नहीं होता, वो जमीन से ही आता है। क्रांति आप लोग कर सकते हैं, आपसे ही शुरू होगी। और जिंदगी की 4 लाइनें कभी भी हूं तो मैं कहने से चूकता भी नहीं हूं। जिंदगी का फलसफा यह है, बचपन था नादानी थी, बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी, दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी, 2 रोजा मेहमान थे हम, 2 रोजा मेहमानी थी, आए ठहरे लौट गए, इतनी सिर्फ कहानी थी, इतनी सिर्फ कहानी थी। तो इस कहानी को वहीं तक खत्म मत करिए। हम अपनी आने वाली पुश्तों को क्या देना चाहते हैं वो दे के जाएं। और एक निवेदन आपसे है, ये आप सब सिद्ध हैं, गव्य सिद्ध हैं, एक डॉक्टर हैं, तो एक उर्दू में कहावत फारसी की है, नीम हकीम खतराए जान। अधीरे आदमी हमेशा खतरनाक होते हैं, वो ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इसलिए पूर्ण रूप से अपना जितना भी आपको ज्ञान मिलता है यहां से, उसको पूर्ण रूप से दीजिए। और जितना अपने देश के लिए कर सकते हैं आप लोग कर ही रहे हैं। मैं देख रहा हूं कितने सारे लोग बैठे हैं, और कल भी देखा, आज भी देखा। उन जो पश्चिम के लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, और आप यहां के लोग पश्चिम की तरफ वापस जा रहे हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आप लोगों को अपना ये जो विज्ञान है इसको सहेज के रखने की जरूरत है। और आज मैं देख रहा था कि यहाँ पे पीएचडी की डिग्री भी मिल रही है। तो जो आपको सम्मान मिलता है उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। जहां सम्मान और अभिमान मिलते हैं वो सम्मान खत्म हो जाता है। अभिमान नहीं रखिए, सम्मान लीजिए, आपको और भी सम्मान मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद जी। अब मैं निरंजन वर्मा गुरुजी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कपिल शर्मा जी से को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। अब मैं जगत गुरु पिपाद्वाचार्य श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज को आशीर्वचन देने के लिए अनुरोध करती हूँ। यस्यान्तं न आदिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न श्रोत्रं नु जातिनेव वर्णं न भवति पुरुषो नो नपुंसक न च स्त्रीः नाकारं नो विकारं न हि जन्ममरणं नास्ति पुण्यं न पापं नु तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, वन्दे महापुरुष चरणारविंदम। सम्मान्य मंचस्थ सभी महापुरुषों को नमन। सामने विराजमान सब आत्मस्वरूप जन, इनको भी मेरा नमन। अभी हमारे वर्मा जी बोल रहे थे विद्या वारिधि और पीएचडी के बारे में, अपना
अनुमान और प्रमाण दोनों ही दे रहे थे। मुझे हर्ष है, प्रसन्नता के साथ कहता हूं, ये मंच के सामने जितने लोग बैठे हैं, ये सबके सब यदि विद्यापीठम से जुड़े रहे तो हमारे भारत के एक ऐसे सपूत में इनकी गिनती आएगी कि भविष्य में ये वर्मा जी को अथवा ये विद्यापीठम को हमारे भारत के अलावा अन्य देशों तक भी इसकी विधा पहुंचाएंगे। साथ ही साथ एक ईमानदारी की बात जरूर कहना चाहूंगा। पंचगव्य के अनुसार, विद्यापीठम के अनुसार डॉक्टर बने, पीएचडी तक चले, परंतु एक उस पीएचडी में इतनी ईमानदारी रखना जरूरी है कि कहीं स्वार्थ प्रकट तो नहीं हो रहा है। मैंने वर्मा जी को 2 साल से सुन रहा हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वर्मा जी के हृदय में कोई गहराई तल में एक बात ऐसी बैठी है कि हम समाज की सेवा कैसे करें, और वह सेवा गौ माता की शक्ति से, गौ माता की सेवा से हम समाज तक सेवा में सक्षम कैसे बने। आपको लग रहा होगा, जो लोग डॉक्टर बने हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, विचार तो करो, गौ माता का एक एक रोम इस प्रकृति के लिए है। हमारे एक डॉक्टर हैं मिस्टर अशोक जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं। उन्होंने गाय के मूत्र पर और गाय के दूध के बने हुए दही के बाद बने हुए पानी पर, जो पानी बचता उस पर रिसर्च करके हमारे जो क्रॉनिक रोगी हैं उनके लिए एंटीबायोटिक की तैयारी कर रहे हैं, कर भी है, समझ लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण ने सेवा गाय की ऐसे नहीं की। आप समझ लो कि आप भगवान को भगवान कहते हैं, वह भगवान भी गौ माता का सेवक है। तो हमको कितनी जिम्मेदारी होना चाहिए। मैं तो जन जन से भी कहता हूं और सरकारों से भी प्रार्थना करता हूं, गाय बचेगी तो देश बचेगा। वस्तुतः बात इतनी है, अब गाय घर घर में जाए। जब वर्मा जी का जन्म हुआ था उस समय भारत की आबादी करीब 33-34 करोड़ ही थी, और आज वर्मा जी समाज में आए तो इस समय आबादी 150 करोड़ को छू रही है। कितना परिवर्तन है। पर मेरे को हास्य के साथ कहना चाहता हूं कि वर्मा जी ने कुछ कमाया, और जो कमाया आप सबको बांटने के लिए कमाया, और आप भी इस विद्या को प्राप्त कर जन जन को बांटिए। इलाज तो आपको करना ही है, पर जन जन तक ये बात जाए कि गाय हमारा जीवन है,
जैसे हम गौ माता बोलते हैं, माता 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 कहने से अच्छी बात है, पर बहुत अच्छी बात माता की सेवा करने की प्रस्तुतिकरण आप और हम सबको करना ही चाहिए। ये माइक मिल जाने के बाद लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर एक गाय को पानी देने में भी, एक गाय को भोजन देने में ही, एक गाय की बीमारी में सहायता करने में ही भागते हैं और कतराते हैं। मैं आशा करता हूं जैसे आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, क्या इसी तरह हम सब मिलके गौ माता की सेवा करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं और गौ माता से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार खुले दिल से गौ माता के, गौ माता के, गौ माता के, जय हिंद, जय भारत। आपके आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं जगत गुरु पिपाद्वाचार्य श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज को आईपीटी सर्टिफिकेट्स देने के लिए निवेदन करती हूँ। हेमंत विजय पोल, अपूर्वा रंजन प्रधान, अजित कुमार, अब ग्रुप फोटो है। ये इंटीग्रेटेड पंचगव्य थेरेपिस्ट सर्टिफिकेट है। धन्यवाद गुरुजी। मंच पे उपस्थित अतिथियों और सभी गव्य सिद्धों के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस दूसरा दिन का दूसरा चरण यहीं पे समाप्त होता है और अभी सब लोग लंच के लिए जाएंगे गांधी भवन में और ठीक 1 बजे शुरू होगा आज का 1:30 पे शुरू होगा आज का तीसरा शरण। प्लीज सब लोग 1:15 को यहाँ पे हाजिर रहना जरूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। सबसे रिक्वेस्ट अनुरोध करता हूं कि वो 1:15 पे यहाँ पे हाजिर रहे। 1:30 एग्जैक्टली आज का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मैटरनिटी स्पेशलिस्ट कोर्स 2025-26, पंचकर्मा एंड मर्मा स्पेशलिस्ट कोर्स 2025, कैंसर स्पेशलिस्ट कोर्स 2025, डायबिटीज स्पेशलिस्ट कोर्स 2024 प्लस 2025, आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट कोर्स 2024 प्लस 2025, हार्ट स्पेशलिस्ट कोर्स 2025 और पेन मैनेजमेंट कोर्स 2025 का सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैटरनिटी स्पेशलिस्ट कोर्स 2025, पंचकर्मा एंड मर्मा स्पेशलिस्ट कोर्स 2025, कैंसर स्पेशलिस्ट कोर्स 2025,
Diabetes Specialist Course 2024 plus 2025, Arthritis Specialist Course 2024 plus 2025, Heart Specialist Course 2025 और Pain Management Course 2025 मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में Maternity Specialist Course 2025, Panchakarma and Marma Specialist Course 2025, Cancer Specialist Course 2025, Diabetes Specialist Course 2024 plus 2025, Arthritis Specialist Course 2024 plus 2025, Heart Specialist Course 2025 और Pain Management Course 2025 मिलेगा। थैंक यू। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।